आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो आइए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की ओर। आज की हमारी 9th की वर्कशीट है और उसका नंबर है 37। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के भूगोल के पार्ट 5 से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, और आज की तारीख है 29 सितंबर। आइए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट हमें क्या क्या जानकारियां दे रही है। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का नाम उन 12 देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का क्या मतलब होता है? जैव विविधता का मतलब होता है जहां पर जीव जंतु विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, विविध प्रकार के पाए जाते हैं। विविध प्रकार के मतलब अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। और जैव में आपके जीव और जंतु दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब प्राणी और पौधे दोनों शामिल हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। क्या हुआ इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने बात की पहली लाइन में कि विश्व के 12 देशों में भारत का नाम शामिल है। तो कौन से नंबर पर आता है भारत? 10वें स्थान पर आता है। ये हुई विश्व की बात। और एशिया के मामले में भारत 4थे स्थान पर है। जैव विविधता में भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। एशिया मतलब वह महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं। हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं और यह आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, और जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। 6%। भारत में कितनी प्रजातियां फूलों की पाई जाती हैं या फूलों के पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर है 15,000 प्रजातियां फूलों की या फूलों के पौधों की भारत में हैं और विश्व का यह 6% है। आगे बढ़ते हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे और उन बिना फूलों वाले पौधों के नाम भी दिए हैं, जैसे में फर्न, शैवाल जिसे एलेगी भी बोलते हैं, कवक यानी जिसे फंजाई भी कहते हैं, पाए जाते हैं। भारत में फूलों वाले 15,000 प्रजातियां हैं पौधों की, और बिना फूलों वाले पौधे भी भारत में पाए जाते हैं, जिसमें कुछ नाम हमें बताए गए हैं। ये तो हुई पौधों की बात। अब बात करते हैं 90,000 जातियों के जानवर यानी कि अन्य जीवों की। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो देखा भारत की पौधों की और अन्य जीव जंतुओं की संपदा कितनी समृद्ध है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं ताजे और समुद्री पानी की। इसका क्या मतलब है कि समुद्री पानी और ताज़ा पानी? तो यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया है, सिर्फ पानी नहीं बोला, ताज़ा पानी और समुद्री पानी बोला है। इसका मतलब ताज़ा पानी वह पानी होता है जो बहता रहता है, जैसे नदी का पानी होता है, या वो सभी स्रोत जहाँ पर मीठा पानी पाया जाता है, उसके लिए ताजे शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जबकि खारे पानी के लिए यहाँ पर समुद्री पानी का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानें उससे पहले ये तो जान लें कि वनस्पति होती क्या है। पृथ्वी पर यानी कि हमारी धरती में या धरती से उगने वाले पौधे, पेड़ या पौधे दोनों ही वनस्पति में शामिल होते हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं पेड़ या पौधे, तो इन दो शब्दों का क्या मतलब है? पेड़ हमारे बड़े होते हैं, उनकी लंबाई अच्छी होती है, उनकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। अपेक्षाकृत पौधे जो है वो लंबाई में और जड़ों में छोटे होते हैं। मतलब वनस्पति
को अगर हम पेड़ और पौधे दोनों की दृष्टि से देखें तो पौधे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और उन्हें गमलों में अक्सर लगाया जा सकता है। मैंने अक्सर शब्द का प्रयोग किया, मतलब कुछ पौधे बड़े भी होते हैं और पेड़ पेड़ प्रायः बड़े ही पाए जाते हैं जिनका आकार बड़ा होता है और जड़ें भी प्रायः लंबी होती हैं। अगर जड़ें बहुत लंबी नहीं होंगी तो पेड़ का आकार बहुत ऊंचा होगा, जैसे कि पहाड़ों में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, वनस्पति यानी धरती में उगने वाले सभी पौधे, पेड़ पौधे। और प्राकृतिक वनस्पति मतलब वनस्पति का वह भाग यानी पेड़ पौधों का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना खुद ही पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर जाना वह वनस्पति यानी वह पेड़ पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति और अक्षित वनस्पति के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। मतलब जो वनस्पति देश में ही उगी, उसका मूल देश ही है, उसे देशज बोलते हैं। मूल ही देश का है, मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब हुआ कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो हमेशा से भारत की धरती में खुद ही पैदा हुई थी, उन्हें देशज बोलेंगे। और ऐसी वनस्पतियां जो भारत में बाहर से लाकर उगाई गई उन्हें विदेशज वनस्पति बोलेंगे। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है तंबाकू और मक्का। हम सभी कौन को बहुत पसंद करते हैं, यानी मक्के के दानों को बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग हिंदी में हम इसे फुल्ले कहकर भी बुलाते हैं, जबकि यह एक ऐसा अन्न है जिसे बाहर से लाकर भारत में उगाया गया, और तंबाकू भी उन्हीं चीजों में से एक है जिसे भारत में बाहर से लाकर उगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र या समय विशेष में पौधों को पादप जात और वन्य प्राणियों को प्राणी जात कहते हैं। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी भी क्षेत्र या समय विशेष में जो पौधे पाए जाते हैं उसको पादप जात बोलते हैं और इंग्लिश में से फ्लोरा बोलते हैं, और जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं उन सभी को प्राणी जात शब्द से बोधित किया जाता है, जिसे इंग्लिश में फोना कहते हैं। फ्लोरा और फोना ये शब्द आपने अंग्रेजी में सुना होगा। तो फ्लोरा मतलब पौधे और फोना मतलब वन्य प्राणी, सभी वन्य प्राणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। तो वनस्पति और वन्य प्राणी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कारण हमें यहाँ पर बताए गए हैं। एक बताया गया है धरातल और दूसरा कारण हमें बताया गया है जलवायु। तो आइए जानते हैं धरातल के बारे में। धरातल यानी धरती का तल। तो धरती के तल के हिसाब से भी हमने यहाँ पर दो भागों में इसे देखना है। तो पहला भाग है हमारा भूभाग यानी जमीन का भाग, धरती का भाग। तो यहाँ पर लिखा है धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिस तरह की भूमि होगी उसका स्वभाव जैसा भी होगा उसका उस पर फर्क पड़ेगा। मानकर चलिए अगर भूमि हमारी उपजाऊ है तो उस पर कृषि की जाएगी, और अगर हमारी जमीन ऊबड़ खाबड़ है, असमतल है, तो ऐसी जगहों को प्रायः खाली छोड़ दिया जाता है और उन खाली छोड़ी हुई जगहों पर जंगल और घास के मैदान बन जाते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं मृदा की। मृदा का क्या मतलब है? मृदा का मतलब है मिट्टी। देखिए पहले भाग में हमने ये पढ़ा कि धरती समतल और उपजाऊ है या नहीं, और दूसरा वह असमतल और उबड़ खाबड़ है या नहीं। तो ये हुई भूभाग की बात। मृदा का क्या मतलब हुआ? जो भाग पाए जा रहे हैं, जो धरातल हमें मिल रहा है, उस धरातल पर मिट्टी कैसी है। उदाहरण के लिए मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए इस बात का क्या मतलब है? मरुस्थल की बलुई मृदा का मतलब होता है मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है,
और ऐसी मिट्टी में कंटीली झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं, क्योंकि जो इस तरह की मिट्टी होती है वह पानी को, नमी को ज़्यादा देर तक सोख कर नहीं रख पाती, जिसकी वजह से वह रेत जैसी दिखाई देती है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें रेगिस्तानी इलाका देखा होगा और रेत रेत दिखाई देता है, क्योंकि वो मिट्टी नमी को रोक नहीं पाती, इसलिए वो सूखी सूखी हो जाती है, पानी बहुत ही जल्दी नीचे चला जाता है। तो ऐसी जगहों पर जो झाड़ियाँ हम देखते हैं, कंटीली झाड़ियाँ, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि ये ऊपर से तो छोटा पौधे के रूप में दिखाई देती हैं, और जबकि इनकी जड़ें नीचे बहुत लंबी होती हैं, और इनके अंदर जो कांटे होते हैं वो पानी को रोकने में मदद करते हैं ताकि ये पौधे जीवित रह सकें। इसी की विपरीत दिशा में अगर हम देखें, नदियों के डेल्टा, मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, बहुत नदियों के डेल्टा, नदी जहाँ पर गिरती है वहाँ पर त्रिकोणा शेप बनाती है, वहाँ पर आसपास क्योंकि पानी होता है, और पानी की वजह से उसके अंदर जो पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, उसे हम मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि दो अलग अलग तरह की अगर मृदा है, यानी बलुई मृदा जो पानी को रोक नहीं सकती, और यहाँ पर हम बात करें डेल्टा की जहाँ पर बहुत सारा पानी है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसकी बात, दूसरी बात की गई है कि पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन का क्या मतलब है? ऐसे वन जो नीचे से, ऐसे पेड़ होते हैं वो जो, जहाँ पेड़ को जब आप देखोगे तो वह आपको ऊपर त्रिभुज के आकार में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब जहाँ से पेड़ों की पत्तियां दिखाई देंगी वो फैली हुई हैं, और जितना ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी वो पतली होती चली जाएंगी, यानी कि त्रिभुज के आकार की दिखाई देंगी। शंकु, जैसे हम आइसक्रीम खाते ना, उसका जो उसकी जो पूरी कैप बनी हुई होती है, उसको अगर आप उल्टा कर दें, या बर्थडे पर जो टोपी हम सिर पे लगाते हैं वो शंकु आकार की होती है, तो वो पेड़ भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। पहले पेड़ की पूरे तना होगा, और तना के ऊपर वो उसी शेप में, टोपी वाली शेप में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है? पर्वतों की ढलानों पर जहाँ पे मृदा की, यानी मिट्टी की परत गहरी है। तो हमने देखा भूभाग और मृदा का कितना असर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं जलवायु की ओर। बिल्कुल इसी तरह जलवायु भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। सबसे पहले तापमान है, फिर सूर्य का प्रकाश, और फिर है वर्षा। जहाँ पर तापमान की बात हम कर रहे हैं, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी दोनों पर निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मतलब विपरीत, वनस्पतियों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे हमने रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ की वनस्पति, वहाँ पर बहुत कम वनस्पति आपको दिखाई देगी। जो रेतीला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे आपको वनस्पति कम दिखाई देती है, और जो दिखाई भी देती है तो वो कंटीली होती है या झाड़ियाँ आदि होती हैं। दूसरा, सूर्य का प्रकाश। देखिए, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, हमें क्या बताना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश अगर पेड़ों को अच्छा मिलेगा तो उनकी वृद्धि भी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश जिस भी तरह का पड़ेगा, उसी का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ेगा। तो सूर्य का प्रकाश किसी जगह पर कितना होगा, ये निर्भर करता है इस बात पर कि वह जगह किस अक्षांश पर है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, किस तरह का वहाँ पे मौसम रहता है, ऋतु रहती है। उदाहरण के लिए जब हम बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की, भारत के पहाड़ी इलाकों की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जब आप पेड़ देखेंगे, अब क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो समुद्र तल से तो पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जब आप पेड़ों को देखेंगे तो वो लंबे बहुत होते हैं। वो सूर्य के प्रकाश को हासिल करने के लिए उनकी लंबाई बहुत हो जाती है, ताकि उन्हें प्रकाश मिल सके और वो अपना भोजन बना सके, जबकि उनकी जड़ें छोटी होती हैं, अपेक्षाकृत लंबी नहीं होती। जबकि आप समतल इलाकों में देखेंगे तो वहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होता है, तो पेड़ ऊपर की तरफ लंबे नहीं, फैले हुए होते हैं। जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, वो फैले हुए होते हैं, उनके नीचे छाया आराम से, उनकी छाया में पेड़ पौधों सॉरी पशुओं को बांधा जा सकता है, व्यक्ति बैठकर छाया का आनंद ले सकते हैं। तो ये हुआ सूर्य का प्रकाश। अब आगे बढ़ते हैं वर्षा। वर्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और जहाँ पर अधिक वर्षा होगी और जहाँ पर कम वर्षा होगी, तो जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ
वनस्पति आपको कम मिलेगी और जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको वन सघन मिलेंगे। सघन मतलब घने घने वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें आज हमारी वर्कशीट ने दी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में हमने पढ़ा 47,000 की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पादप मतलब पौधों की प्रजातियाँ। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको बताया ही था। वनस्पति का अर्थ है जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे, लताएं आदि। और हमें अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखने हैं और उनके नाम हैं गुलाब, तुलसी, केला, मनी प्लांट आदि। अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया ही था, प्राकृतिक वनस्पति, अक्षित वनस्पति एक ही वनस्पति के दो नाम हैं। तो यह वह वनस्पति है जिसे मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती और लंबे समय तक इस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे प्राकृतिक वनस्पति भी कहा जाता है। और इसे गमलों में उगाए जाने वाले पौधों से यह कैसे भिन्न है, हमें ये भी बताना है। तो हमने ये बताया 2 बिंदुओं में कि गमलों में लगाए जाने वाले पौधों की जड़ें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अक्षित वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं। दूसरा, इनका आकार छोटा होता है। किनका? गमलों में लगाए जाने वाले पौधे प्राय छोटे होते हैं और अक्षित वनस्पति को फलने फूलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे बढ़े, किन्हीं 2 देशज और विदेशज वनस्पतियों के नाम बताने हैं। तो मैंने आपको वैसे बताया था विदेशज वनस्पतियों में मक्का और तंबाकू का नाम, लेकिन मैंने यहाँ आपके लिए कुछ और 2 नाम लिखे हैं जिसमें जलकुंभी और छुई मुई है। और देशज में नीम और बरगद। और आप नीम और बरगद के बीच में या तो और लगा लीजिएगा या कोमा। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? तो अभी हमने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की और आप इसे लिख लेंगे। धरातल के 2 भाग, भूभाग और मृदा। दूसरा कारण जलवायु, उसके 3 भाग, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, समझ आई होगी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। प्रिय विद्यार्थियों, वर्कशीट्स को तैयार करने में आपके लिए इसे सरल बनाने के लिए जो हम मेहनत करते हैं वह बहुत ज़्यादा होती है। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वर्कशीट लाते रहें, आपको समझाते रहें। तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के ठीक नीचे इस तरह का एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उसे क्लिक कर दें। उसका रंग बदल गया तो मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसा करने पर हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।